चलो देखो मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ये आपको समझना है कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्योंकि पूरा चैप्टर आपका एक ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, पहली बात नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड, नंबर ऑफ मोल। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और या फिर जो क्वेश्चन होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट से, किससे? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। और एक छोटा सा फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। वेपर ठीक, वेपर डेंसिटी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में छोटा सा एक रिलेशन है। मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में एक रिलेशन है, तो हम इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, वेरी गुड, 2 into वेपर डेंसिटी, सॉरी, हाँ, तो वेपर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into VD। इससे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा रिलेटेड, इससे क्वेश्चन होता है कि AMU क्या होता है, ठीक है, या आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है। फिर आता है नंबर ऑफ मोल, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आता है एम्पेरिकल फार्मूला से, किससे? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आप जानते हो कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंपोजिशन या कंटेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड जिस चीज़ से बना होता है, जैसे जो भी एलिमेंट से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिससे से बना होता है, उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। आगे बात समझ, सिंपलेस्ट कंपोजिशन, सिंपलेस्ट कंपोजिशन। जैसे छोटा सा अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि मेरे पास C2H6 है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रेशियो है? 2:6। और इसका रेशियो क्या होगा अगर सिंप्लीफाई करें? 2 1 2, 2 3 6, यानी क्या बना? CH3। तो CH3 क्या हो गया? इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अगर यहीं पे मैं ग्लूकोज लिखूं C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? 6 1 6, 6 2 12 और 1 क्या हुआ? 1H2O, ठीक है ना। हमारी बात सुनने, एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेशन क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन से, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक। बात समझ आ रही है? परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड अगर बना हुआ है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या रेशियो है, क्या रोल है उस गिवन कंपाउंड के अंदर, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो कैल्शियम है ना, यानी कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। आखिर इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का परसेंटेज क्या है, कार्बन का परसेंटेज क्या है और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ द यानी जो भी एलिमेंट होगा उसका वेट एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग और अपॉन टोटल का वेट इनटू 100, उसी को हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक परसेंटेज कंपोजिशन प्लस मॉलिक्यूलर वेट प्लस एम्पिरिकल फार्मूला प्लस वेपर डेंसिटी, इन सब को मिलाकर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। याद है कौन सा क्वेश्चन? जिसके अंदर कॉलम बनाए जाते हैं। कौन से
एक कॉलम बनाकर लर्न हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, कॉलम मेथड से। इसको आप जब सॉल्व करते हो तो ये अच्छे खासे नंबर से आता है, ठीक है, क्योंकि आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जब ये बॉक्स बनाना होता है तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंटेंट हमें लर्न नहीं होते कि हम लिखेंगे क्या, है ना। इसके लिए मैंने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या, L E A, ठीक, L E A R N, ठीक है ना। और छोटा सा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम आगे अगर बताएं पूरा सही तरीके से लिखें तो देखो, अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो आपको सारी हेडिंग अच्छे से याद हो जाएगी। कैसे, L, ठीक है, यानी लिस्ट ऑफ एलिमेंट, फिर एलिमेंट एंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर यानी एटॉमिक मास, फिर उसका रेशियो और उसका यानी सिंपलेस्ट नंबर, यानी हमें आसानी से याद हो गया। L E परसेंटेज A R N यानी लर्न के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी कंपाउंड दिया जाए, उसने बोला है, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन का रेशियो इतना है, हाइड्रोजन का रेशियो इतना है और ऑक्सीजन का रेशियो इतना है, तो आप इसका केमिकल फार्मूला बताओ, ठीक, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट दे देगा, क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट दे देगा या वेपर डेंसिटी दे देगा, उसका रिलेशन तो आप जानते ही कैसे निकालोगे, ठीक है। आ रही बात में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर और जोड़ दें तो एक गे-लुसाक लॉ से होता है, क्या, इनके नाम पे हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, गे-लुसाक लॉ। अब गे-लुसाक लॉ होता क्या है ये भी आपको बताते हुए चलें। गे-लुसाक लॉ का मतलब क्या है कि when two or more gases combines together, their volume always remaining या exist in a certain ratio। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके जो वॉल्यूम है, उनके वॉल्यूम का एक रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी दुनिया की जितनी भी केमिकल इक्वेशन है वो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे, हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में रहेंगे। इसमें बेनिफिट क्या होता है ये बताना ये चाहते हैं, अगर हमें एक कंपोनेंट का वॉल्यूम पता हो तो हम सारे कंपोनेंट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आ रही बात में। इसी के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक और लॉ है जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। क्या, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल होंगे। जो रेशियो वॉल्यूम का होगा वही रेशियो मोल्स का होगा। सीधी सी बात है ना। इतनी बात समझ में आई। अब 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। पहले बात करेंगे हम इसके मोल की कि आखिर मोल है क्या, एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल में पार्टिकल क्या होता है, उसको कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद फर्दर उसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। इसको लिख लिया तुम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको, ठीक है। चलो, ये आसान चैप्टर है और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। देखो, पहले हम बात समझेंगे कि मोल है क्या। ठीक, एक मोल वो होता है ये वाला मोल नहीं है ना। ये मोल जंगल में होता है या तो बरोज के अंदर होता है, जो बरोज होती हैं, जो टनल्स होती हैं उनमें होता है। खैर फिलहाल यहाँ की हम बात करें, यहाँ ना, यहाँ का मोल क्या है। यहाँ का मोल, पहली बात हमें समझ में आना चाहिए, पूरे यूनिवर्स में हमारे पास एक ही चीज़ मौजूद है। क्या है वो? हाँ, यूनिवर्स में एक ही चीज़ है, उसे बोलते हैं हम मैटर। क्या बोलते हैं? ठीक।
जाहिर सी बात है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी दुनिया में हो वो क्या है, मैटर है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि मैटर क्या है। मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर क्या है? अमाउंट ऑफ उसी को कहते हैं। अब वो चाहे गैसियस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो। ठीक, क्लास 6-7 में हमने एक 7 यानी SI यूनिट पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? उसमें एक छोटी सी यूनिट थी, क्या थी? मोल। 7th यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही, यानी मोल रिप्रेजेंट किसको करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। हाँ, यानी ये क्या है? एक तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, SI यूनिट। तो इतनी बात समझ में आई, मल्टीप्लाई है ना। अगर आपसे पूछता है कि ये बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो 22 ग्राम में क्या करोगे? तो देखो 22 ग्राम में आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? तो उतना ही रहेगा ना बेटा मैं 22 ग्राम में निकालना है, ये बात क्यों नहीं समझती? ये तो 44 ग्राम के लिए, एक मोल के लिए है ना। ये एक मोल के लिए वैल्यू है, ये एक मोल के लिए। अब आपको 22 ग्राम, अच्छा एक मोल में कितना ग्राम था? 44 ग्राम। अब उसने पूछा कि 22 ग्राम में मुझे बताओ, तो क्या करोगे? 22 ग्राम को आप प्लेस कर दो, उसके बाद बनाते चले जाओ। आ रही बात समझ में? यस या नो? क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, इधर देखो। हाँ लिखो, इसमें कोई डाउट हुआ? बहुत बिल्कुल सुलझी हुई चीज़ है, इत्मीनान से समझने वाली चीज़। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा टफ है, टफ नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इसको हटा दे। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास 22 ग्राम दिया था ना, हम जानते हैं हम पहले निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे भाई? एक मोल हमारे पास कितना है? एक मोल CO2 कितना था? इसका मास कितना है? ये मोल लिख लेते हैं और ये मास लिख लेते हैं। इन दोनों का रेशियो बनाते हैं, किसका? मोल का। और इनके क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे आप क्या करते हैं, एक छोटे यूनिटरी मेथड आप सॉल्व करते हो, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। देखो 1 मोल CO2 का मास कितना? 44 ठीक, करेक्ट। क्वेश्चन ने दिया आपको 22 ग्राम, कितना? इसको आपने क्या माना? x इज इक्वल टू हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 1 इक्वल टू 44, तो x निकालना है। 22 इंटू 1 अपॉन 44 इक्वल टू x। 1/, कितना आया? 2 आया। कितना आ गया? 0.5 मोल। देखा आई बात समझ में? उसके बाद अब वॉल्यूम निकालते हैं ना। 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल CO2 का पहली बात मास रखते हैं और फिर वॉल्यूम रखते हैं। एक CO2 का मास हमें पता है कितना? कितना? 44 ग्राम, करेक्ट। और वॉल्यूम कितना? 22.4, करेक्ट। हमारे पास मास कितना है? 22 ग्राम। और यहाँ पे कितना? x या y मान लेते हैं। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू 12.4। हाँ देखो 11.2 क्या होगा? इसका हाफ ही तो हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 इंटू वाई इज इक्वल टू 22.4 इंटू 22, है ना। ठीक, तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 22.4 इंटू 22 अपॉन 44, करेक्ट। क्या होगा? ये देखो 11. बात तो सही कह रहा है ना। अब इसी को हम किस में आते हैं? अब नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, बात समझ आ रही है? हटा इसको। अब देखो यहीं पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल भी सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल हम जानते हैं यहाँ पर 1 मोल है ना का मास कितना? 1 मोल का मास कितना? भाई 22 ग्राम, मतलब 44 ग्राम। 1 मोल का मास 44 ग्राम। ये मास हो गया, यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था। अभी सिर्फ हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक। और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना? 6.022 10^23, करेक्ट है ना। अब हमें कितना दिया? 22 ग्राम, है ना। और यहाँ हमें पता नहीं, क्या करेंगे? फिर लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई,
कितना हो जाएगा 44 इंटू जेड इज इक्वल टू 6.022 इंटू कितना 22/23 ठीक। z इज इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 22 इंटू 10/23 अपॉन 44 है ना करेक्ट। जब आप डिवाइड करोगे फिर बाई 2 आ जाएगा यानी से कितना 3.11 ना 3.011 यानी ये बात बिल्कुल सही चल रही है। यानी अगर हमें वो वाला कॉन्सेप्ट याद रहा है ना हम आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात यस या नो Yes. आगे बढ़े हटाएं इसको। बस आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना बहुत पेशेंस के साथ कुछ नहीं था हौच पौच क्योंकि विराट जे दलाल में क्या है बहुत ज़्यादा हौच पौच करके लिख दिया इसलिए समझ में नहीं आता ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को अगर आप समझोगे तो बहुत आसान से समझ में आएगा क्योंकि 11th क्लास में भी है 12th क्लास में भी है इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। हो गया आगे बढ़े आ गया चलो हाँ उसको पॉज कर दो।